तो देखिए सेक्शन बी का 21st क्वेश्चन, इन फिगर पी ओ क्यू इज अ लाइन, पी ओ क्यू आपकी एक लाइन बोली है एंड रे ओ आर क्या है, परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ये जो ओ आर रे है ये पी क्यू के परपेंडिकुलर है एंड ओ एस एक और रे है, ये ओ एस एक और रे बनाई है, तो ये ओ पी एंड ओ आर के बीच में है और आर ओ एस को हाफ प्रूफ करना है क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस की। तो एंगल आर ओ एस को ये वाला है ना, तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये, बट प्रूफ वाला क्वेश्चन है तो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसे ध्यान से समझते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले तो आपको पी ओ क्यू लाइन दी है ना, लाइन दी है और अगर एंगल आर ओ क्यू 90 दिया है, 90 डिग्री दिया है आर ओ क्यू, तो ऑब्वियसली आर ओ पी भी आपका 90 होगा, लीनियर पेयर से, है ना। तो क्वेश्चन समझ आ गया सबको, चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो आपको पी ओ क्यू बोला है लाइन है ना, पी ओ क्यू क्या है, एक लाइन है। तो आर ओ क्यू अगर 90 दिया है तो ऑब्वियसली आर ओ पी भी तो 90 होगा। आप कह सकते हो लीनियर पेयर लगाया आपने, इन ये प्लस ये 180 होता है तो ये दोनों 90 90 आ जाएंगे, है ना। तो आर ओ पी और पी ओ आर 90 डिग्री होगा क्योंकि ओ आर जो है रे पी क्यू के परपेंडिकुलर है, ठीक। अब आपको जो प्रूफ करना है उसमें आपको क्या क्या लाना है, एक तो आर ओ एस चाहिए, एक क्यू ओ एस चाहिए और एक पी ओ एस चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आर ओ एस देखो, एक बार तो आर ओ एस इस वाले एंगल में आएगा, एस ओ क्यू में, है ना, आएगा ना, समझ आ गया। एस ओ क्यू में हम क्या लिख सकते हैं, ये प्लस ये जो है एस ओ क्यू के बराबर है। तो सबसे पहले मैंने इधर का 90 लेना है, पी ओ आर, ये 90 है ना दोनों ही। तो पी ओ आर, ये वाला पी ओ आर जो है ये 90 डिग्री है, तो ये दो एंगल से बना है ना, एक तो पी ओ एस से और एक एस ओ आर से। तो पी ओ आर जो एंगल 90 डिग्री का है वो इन दो एंगल से बना है, इन दोनों से। तो एंगल पी ओ एस और एस ओ आर, ठीक है, ये आर ओ एस। अब आपको तो आर ओ एस चाहिए, तो आप यहाँ से ना आर ओ एस को निकाल लो, आर ओ एस को इधर ही रखो, ये प्लस का है क्योंकि, तो ये वहाँ चला जाएगा, तो ये वहाँ जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, इस साइड जाएगा तो पी ओ आर अपनी जगह पे, बट ये इधर क्या है तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से मैंने आर ओ एस निकाल लिया, तो ये इक्वेशन नंबर 1 आ जाएगी, ठीक है। अब मेरे को आर ओ एस एक और बार चाहिए क्योंकि एक आर ओ एस तो आ गया, मेरे को एक और आर ओ एस चाहिए। तो देखो आर ओ एस हमारा इस वाले एंगल में भी तो है, एस ओ क्यू में, है ना, या क्यू ओ एस। क्यू ओ एस किससे बना है, एंगल आर ओ क्यू और आर ओ एस से ना, आर ओ क्यू और आर ओ एस से पूरा एस ओ क्यू बना है। तो हमने यहाँ से भी आर ओ एस को साइड कर लेना है, तो आर ओ एस निकालना है। तो आर ओ एस तो अपनी जगह पे, ये वहाँ जाएगा माइनस होने के लिए, तो ये आर ओ क्यू माइनस हो जाएगा और ये एज इट इज़ रहेगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन आ जाएगी। तो फर्स्ट और सेकेंड में हमें क्या करना है, क्योंकि देखो अगर ये हाफ को मैं इधर ले जाती हूँ तो ये डबल हो जाएगा ना, अगर हाफ यहाँ है तो ये डबल आर ओ एस हो जाएगा, है ना, इधर जाके। तो मुझे डबल आर ओ एस करना है, तो आर ओ एस मैंने यहाँ से भी निकाला है और आर ओ एस मैंने यहाँ से भी निकाला है। तो मैं क्या करूँगी, ये दोनों इक्वेशंस को डबल, इनको आर ओ एस को डबल करने के लिए मैं इन दोनों को ऐड कर दूँगी। तो ऐड करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को। तो आर ओ एस में आर ओ एस को प्लस कर दो, सेम ऐसी राइट हैंड साइड में राइट हैंड साइड को प्लस करो। तो पहले ये लिख दो और फिर ये पूरा प्लस है, तो प्लस है तो ये तो एज इट इज़ रहेंगे जैसे साइन है ना। अब आर ओ एस तो डबल आर ओ एस हो जाएगा। और देखो ये दोनों इक्वल थे ना, अभी मैंने आपको बताया था पी ओ आर और आर ओ क्यू जो है दोनों 90 डिग्री है ना। सबसे पहले यही तो लिख पाया था, पी ओ आर ओ क्यू 90 डिग्री है। तो लिख भी देना, पी ओ आर जो है आर ओ क्यू के इक्वल है, कितना है, ये दोनों ही, ये दोनों 90 डिग्री है ना। तो ये प्लस और ये माइनस कट जाएगा। अब आपको क्यू ओ एस तो प्लस का और पी ओ एस माइनस का, तो पहले क्यू ओ एस लिख दो और फिर माइनस पी ओ एस लिख दो। अब ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में यहाँ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो आर ओ एस क्या आ जाएगा, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस का हाफ। तो ये तो प्रूफ करना था, तो सिंपली ऐसे हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको आर ओ एस दिख रहा है इस वाले एंगल 90 डिग्री पे है, तो ये प्लस ये कर दो, यहाँ से आर ओ एस को सेपरेट कर लो। सेम ऐसे आर ओ एस इस वाले एंगल में भी आ रहा है ना, तो यहाँ पे ये प्लस ये, तो यहाँ से भी आर ओ एस को आप अलग कर लो, फिर दोनों आर ओ एस को जोड़ दो, तो इधर वाली साइड को भी जोड़ दो और फिर ये 90 90 वाले तो कट जाएंगे, ये बचेगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 4 5 6, फाइंड ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। सबसे इजी क्वेश्चन होता है, ऐसा ही क्वेश्चन ट्रायंगल में होता है, ऐसा ही क्वेश्चन क्वाड्रिलेटरल में होता है। तो जब भी चार एंगल का रेशियो दिया हो 3 4 5 6,
क्वाड्रिलेटरल का। तो आपको पता है ना क्वाड्रिलेटरल मतलब 4 एंगल, 4 साइड 4 एंगल, और चारों का सम कितना होता है क्वाड्रिलेटरल में, 360 डिग्री है ना। तो यहाँ पे हमें सारे एंगल निकालने क्वाड्रिलेटरल के। तो हमें पता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल होते हैं, ए बी सी डी अगर क्वाड्रिलेटरल है तो इनका चारों का सम कितना होगा 360। अब आपको बोला है इनका रेशो दिया है, कितना कितना दिया है 3 4 5 6। तो यहाँ पे लेट कर लेना, लेट एंगल ए 3 है, लेट एंगल ए 3x है, एंगल बी 4x है, ये सी 5x है, और सी डी जो है 6x। ये लेट करके आप लिख लेना पहले, लेट एंगल ए 3x, एंगल बी 4x, एंगल सी 5x, एंगल डी 6x। ये आपको सबसे पहले लिखना है, उसके बाद ये प्रॉपर्टी लगानी है। एंगल ए की जगह 3x, बी की जगह 4x, सी की जगह 5x, डी की जगह 6x इक्वल्स टू 360। अब ये सारे x वाले टर्म है ना, तो सारे x वाले टर्म तो एक ही जगह पे, तो इनको प्लस कर लो सबको। तो 3 4 7 5 12 और 6 18x। ठीक है, 18x कितना हो गया 360 डिग्री। तो x निकालना, तो ये 18 मल्टीप्लाई में है ना, तो 18 मल्टीप्लाई है तो यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो डिवाइड कर दो, तो डिवाइड करोगे तो 18 2 जा 36 एंड एक एक्स्ट्रा 0 तो 20 डिग्री। x आ गया 20 डिग्री। हमें x नहीं निकालना, हमको एंगल्स निकालने हैं। एंगल ए तो हमारा 3x है ना, 3x का मतलब क्या होता है 3 इंटू एक्स, तो 3 इंटू एक्स कितना है 20 डिग्री, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही एंगल बी 4x है तो 4 इंटू 20 80, 5 है तो 5 इंटू 20 100, 6x है तो 6 इंटू 20 120 डिग्री। तो ये चारों एंगल आपके आ जाएंगे। चेक कर लेना, इनका सम 360 आना चाहिए। आई होप इजी सा क्वेश्चन था, समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें चॉइस वाला क्वेश्चन है, ये एक तरह से थ्योरम है। शो करना है अपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल। जो अपोजिट एंगल है पैरेललोग्राम के वो इक्वल होते हैं। वैसे तो आपको पता है ना पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, बट हमें इन्हें इसको प्रूव करना है। ये एक तरह से थ्योरम है, आपको प्रूव करना है। तो यहाँ पे थ्योरम है, तो थ्योरम में हमें पता है ना, ये और वाला ऑप्शन वाला क्वेश्चन है। थ्योरम में हमें पहले गिवन लिखना होता है, पहले डायग्राम बना लो, ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम बना दो। ठीक है, तो ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम गिवन है हमको। उसके बाद हमें प्रूव क्या करना है, अपोजिट एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए के अपोजिट एंगल सी आ रहा है ना, ऐसी एंगल बी के अपोजिट एंगल डी आ रहा है, तो हमें ये प्रूव करना है। अब कोई भी एंगल अगर इक्वल प्रूव करना हो या फिर साइड इक्वल करनी हो तो हमें क्या करना होता है, कॉन्ग्रुएंसी करनी होती है ना। तो यहाँ पे हमने कंस्ट्रक्शन कर ली, ए सी को ज्वाइन किया है और बी डी को ज्वाइन किया है। ठीक है, तो हमने बी डी ए सी को ज्वाइन किया है। अब मैं पहले मान लो बी डी वाला ट्राइंगल देखूँ, अगर मुझे ए और सी बराबर करने तो मैं बी डी वाली लाइन को कंसीडर करूँगी। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट कर देते हो, ये ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तो सीपीसीटी से ए और सी क्या हो जाएगा, तो सीपीसीटी से ये एंगल इक्वल हो जाएगा, है ना। अभी दिया नहीं है इक्वल, अभी आपको प्रूफ करना है ये चीज़। तो यहाँ पे हमने दो ट्राइंगल ले लिए, ए बी डी और बी डी सी। तो हमें पता है एक तो ये एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है ना कि जो उसके अपोजिट साइड होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो पैरेललोग्राम में ए डी के अपोजिट कौन सी साइड है, बी सी। नाम बहुत ध्यान से लिखना, ए बी सी डी ऐसे करके कॉन्टिन्यूसली चलना चाहिए। अगर आप नाम गलत लिख दोगे ना, मतलब इसको ऐसे गलत ए बी सी यहाँ लिख दोगे, डी यहाँ, तो गलत माना जाएगा। ये बिल्कुल ऐसे कॉन्जिक्यूटिवली चलता है। तो एंगल ए सी के इक्वल करना है आपको। तो आपने क्या करा, ए डी और बी सी अपोजिट साइड है, तो ए डी और बी सी इक्वल हो गए। ऐसी ई वाली अपोजिट साइड इसके है ना, तो ए बी डी सी भी इक्वल हो गए। अपोजिट साइड पैरेललोग्राम की इक्वल होती है, ये आपने रीज़न देना है। और तीसरा चीज़ कॉन्ग्रुएंसी में, ये आपको पता है ये कॉमन साइड है, बी डी इसमें भी आ रही है और बी डी इसमें भी आ रही है, तो बी डी कॉमन साइड है। तो अब देखो लाइन अगर मैं लगाऊँ, ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और ये वाला अपने आप के इक्वल है ना, दोनों में। तो अब इसका नाम कैसे लिखोगे, नाम बहुत ध्यान से लिखना है कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के। अगर नाम गलत लिख दोगे तो आपका जो कॉन्ग्रुएंट जो सीपीसीटी से आप इक्वल प्रूफ करोगे वो गलत आएगा।
तो देखो यहाँ पे मैंने इसलिए कट लगाया, ये 1 ये इसके बराबर तो इसमें एक कट लगाया, ये इसके बराबर तो ये डबल कट, ये सेम अपने आप के बराबर है तो ये ट्रिपल कट। तो अगर आप इसका नाम मान लो DAB लिखना चाहते हो तो आपने इसे फर्स्ट कट से सेकंड पे रोटेट किया ना, DAB। तो इसका नाम अगर आप DAB लिख रहे हो तो इसको भी आप बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही रोटेट करो, जैसे इसको फर्स्ट कट से सेकंड पे रोटेट कर रहा है तो इसको भी फर्स्ट कट से सेकंड पे रोटेट करो। तो इसका नाम आएगा BCD। तो BCD। अब देखो CPCT से आपको दिख रहा है ये एंगल A, देखो ये सेकंड नंबर का वर्टेक्स है ना, तो इसका भी सेकंड नंबर का वर्टेक्स ले लो C, यानी एंगल A C के क्या हो जाएगा इक्वल, जिसमें हम रीजन देंगे CPCT, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड ये जो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी हुई है ये साइड तीनों साइड दी थी ना हमने, तो साइड से कॉन्ग्रुएंसी हो गई, तो CPCT से ये एंगल इसके इक्वल हो गया। सिमिलरली अब हम अगर कंसीडर करें, अब की बार हम ये देखो ये बिल्कुल कॉन्जिक्यूटिवली चलना चाहिए, ABC यहाँ आएगा और D यहाँ आएगा। तो अगर मैं अब AC को ज्वाइन कर दूँ तो अब मैं अगर ये ABC और ADC को देखूँ तो ये भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, क्योंकि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये अपने आप के बराबर है ना। तो सिमिलरली इस पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। इसको देखो नाम कैसे लिखा ABC, अगर इसको फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट करा तो इसको भी फर्स्ट से, देखो इसको ऐसे रोटेट किया ना फर्स्ट कट से सेकंड पे, तो इसको भी फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट करो CDA, या फिर ADC भी लिख रहे हो, CDA लिखना चाहिए आपको, अगर ये इसके बराबर है ये इसके बराबर है तो ये ABC लिख रहे हो तो इसको CDA नाम ध्यान से लिखना, नहीं तो ये जो एंगल ही गलत हो जाते हैं। तो देखो इसका एंगल B सेकंड वाला वर्टेक्स किसके बराबर हो जाएगा एंगल D के, तो सिमिलरली ये भी हो जाएगा CPCT से, तो हैंस प्रूव्ड। तो यही आपको प्रूव करना था ना, अपोजिट एंगल इक्वल करने थे, तो ऐसे करके ये थ्योरम प्रूव हो जाएगी। आई होप सबको समझ आ गया होगा। कमेंट करके सारे बच्चे बताना कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो कमेंट करेंगे, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो एंड लाइक भी दे देना, ताकि आपको इसके बचे हुए पार्ट जल्दी से जल्दी मिल जाए। और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना, प्लेलिस्ट में जितने भी क्वेश्चन पेपर्स है 4 to 5 आपको अच्छी तरह से करने हैं। अगर आप 4 to 5 क्वेश्चन पेपर्स अच्छी तरह से करने का मतलब अपने पेन रजिस्टर को सामने रख के पहले क्वेश्चन को समझ लो फिर करो, और अगर आता है तो अपने आप करो, फिर वीडियो पॉज करके फिर बाद में उसके आंसर चेक करो। तो अगर आप 4 to 5 अच्छी तरह से कर लेंगे क्वेश्चन पेपर्स तो आपका मतलब 90% तो ईजीली आ जाएगा, बाकी 10% आपको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो 4 to 5 क्वेश्चन पेपर ज़रूर प्लेलिस्ट सेक्शन में से कर लेना, एंड इसकी प्रीवियस पार्ट को भी आप चेक कर लेना, लिंक मैंने दोनों का डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। सॉल्व द इक्वेशन x-10 = 15, स्टेट विच एक्सियम्स यू यूज हेयर। तो यहाँ पे मेरे को बोला है कि इक्वेशन को सॉल्व करो, और पूछा है इसमें से कौन, इसमें आपने इसको सॉल्व करने के लिए ना आपने कौन सा एक्सियम लगाया है। तो वैसे तो सारे बच्चे क्या करेंगे इसमें ना, आप क्या करोगे x-10 को उधर भेज दोगे +10 और 25 आंसर ला दोगे। बट अगर मेरे को एक्सियम वाइज इसे सॉल्व करना है तो मेरे पास इसका दूसरा मेथड भी होता है सॉल्व करने का। देखो क्या है वो मेथड। देखो सॉल्व का मतलब क्या होता है, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का मतलब उसकी एक्स की वैल्यू निकालनी होती है। तो अगर मेरे को एक्स की वैल्यू निकालनी है तो मुझे सिर्फ एक्स चाहिए ना, तो मुझे ये हटाना पड़ेगा ना, एक्स के साथ जो भी चीज़ है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में वो मुझे हटानी पड़ेगी। तो मुझे हटानी, अगर ये -10 को मुझे हटाना है तो मुझे यहाँ पे +10 देना चाहिए कि नहीं चाहिए, ताकि ये से कैंसिल हो जाए। तो मैं अगर यहाँ दे रही हूँ लेफ्ट हैंड साइड पर दे रही हूँ तो मुझे राइट हैंड साइड पर भी ये +10 देना पड़ेगा। ठीक है, वैसे तो सिंपली आप सारे बच्चे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो कि -10 को इधर ले जाओ, 25 + 10 कर दो तो x35 आ जाएगा, है नहीं ये कितना है 15 है, सॉरी 50। तो ये 25 -10 यहाँ के +10 हो जाएगा तो ये 25 आ जाएगा। ऐसे भी कर सकते हो आप, बट यहाँ पे मेरे को एक्सियम वाइज सॉल्व करना है तो मैं इसका जो दूसरा मेथड होता है उससे सॉल्व करेंगे। तो ये अगर -10 हटाना है, एक्स निकालना है, तो ये -10 हटाने के लिए हमें +10 इस साइड देना है, तो इस साइड देना है तो इस साइड भी देना पड़ेगा, ताकि दोनों साइड आपने इक्वेशन को बैलेंस रखना है ना। तो इधर दिया तो इधर भी +10 देना है, तो यहाँ से तो ये कट जाएगा, खाली यहाँ एक्स बचेगा, बट यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा, तो ये प्लस 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 हो जाएगा। तो ये एक्स कितना आ गया 25। अब आपने यहाँ पे सोचो कौन सा एक्सियम यूज़ किया है। आपने क्या किया, ऐड 10 यहाँ भी किया और यहाँ भी 10 ऐड किया। तो आपने क्या किया, दोनों साइड 10 को ऐड किया है ना, यानी इक्वल ऐड किया है। ये दोनों पहले ऑलरेडी इक्वल थे, अब मैंने इक्वल में 10 जो दोनों में इक्वल ही ऐड कर दिया, तभी तो ये सॉल्व हुआ। तो हमने कौन सा वाला एक्सियम यूज़ किया है यहाँ पे, इक्वल्स एडेड टू इक्वल्स, इक्वल्स एडेड टू
इक्वल्स, अगर कोई चीज़ इक्वल है और उसमें मैं इक्वल ही ऐड कर रही हूँ तो होल जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, होल्स आर इक्वल। तो ये आपका यूक्लिड का कौन सा एग्जियम है, एग्जियम का नाम पूछा है कौन सा एग्जियम है, तो ये यूक्लिड का सेकंड एग्जियम है। ये कौन सा एग्जियम यूज़ किया आपने यहाँ पे, यूक्लिड का सेकंड एग्जियम। ओके, तो ये आपको समझ आ गया होगा कि जैसे आपने एग्जियम की हेल्प से कैसे सॉल्व किया है। उसके बाद इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है आपका। चॉइस वाला क्वेश्चन क्या है कि यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट लिखो। तो यूक्लिड के आपको एग्जियम और पोस्टुलेट सारे आने चाहिए। तो थर्ड पोस्टुलेट यूक्लिड का क्या होता है, यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट होता है कि जो सर्कल होता है ना उसके पास क्या होता है, सेंटर, और हर एक सर्कल के पास उसका सेंटर और क्या होता है, उसका रेडियस होता है। तो इसमें आप थर्ड पोस्टुलेट को लिख लेना, यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट। क्या कहता है यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट, ये कहता है कि ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन with any center, with any center एंड रेडियस, मतलब कोई भी जरूरी नहीं, सेंटर कहीं भी ले सकते हो और कोई भी रेडियस ले सकते हो, चाहे 1 लो, चाहे 2 लो, चाहे 3 लो। तो एक सर्कल जो होता है किसी भी सेंटर, एनी सेंटर और एनी रेडियस से क्या कहा जा सकता है, ड्रॉ किया जा सकता है। ऐसा नहीं कि कोई स्पेसिफिक सेंटर लेना है, स्पेसिफिक रेडियस लेनी, किसी भी रेडियस और किसी भी सेंटर से आप क्या कर सकते हो, सर्कल को ड्रॉ कर सकते हो। ये यूक्लिड का थर्ड पोस्टुलेट, ठीक है। बाकी यहाँ पे आपने यूक्लिड का सेकंड एक्सियम यूज़ किया, ये वाला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 है आपका। 24 में आपको 10 बॉयज़ की हाइट गिवन है, 10 बॉयज़ है और हाइट गिवन है इनकी, और आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है इन क्लास इंटरवल्स को यूज़ करके। तो पहले क्लास इंटरवल है 100 से 120, फिर 120 से 140, 140 से 160, 160, 180, 180 टू 100। तो ये क्लास इंटरवल्स तो आपकी जो है ये हाइट है ना। अब आपको जब भी कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाता हो तो क्लास इंटरवल के बाद टैली मार्क्स बनाने होते हैं, और टैली मार्क्स को काउंट कर करके आप नंबर ऑफ़ बॉयज़ लिख लेना, ठीक है। और टोटल मुझे पता है बॉयज़ का कितना आना चाहिए, टोटल बॉय का कितना बोला इन्होंने, 10 आना चाहिए, ये टोटल भी हमको पता है। तो यहाँ पे देखो, अब आप वैसे तो ये 10 ही है तो आप इजीली पता कर सकते हो कि 100 से 120 में कितने नंबर आए हैं, 120 से 140 में कितने नंबर आए। बट अगर ये बहुत सारे नंबर होते तो आपको बहुत टाइम लग जाता कि हर एक क्लास इंटरवल में कैसे ढूंढे। तो इसका एक आसान सा तरीका मैं बताती हूँ, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, 145 जो सबसे पहला नंबर है, एक 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 अपना जो हैंड की फिंगर है वो इस साइड इधर अपने इस क्वेश्चन पे रखो, और एक फिंगर से आप टैली मार्क्स ड्रॉ कर लेना। तो 145 है ना, 145 देखो इसमें आएगा, इसमें आएगा कि इसमें आएगा। तो देखो 145 140 से 160 के बीच में आता है ना, तो आपने इस यानी यहाँ पे अलाई करेगा ये 145, तो आपने 145 का एक लाइन खींच देना है। टैली मार्क्स का मतलब ऐसे स्लैंट सा लाइन खींचना है। उसके बाद आप नेक्स्ट पे आओ, 115 किस पे आएगा, इसमें आएगा ना, तो इस पर। फिर 129 इन दोनों के बीच में आएगा। फिर 135 देखो 135 आपका इसमें आएगा ना, 120 से 140, तो यहाँ पे भी एक। फिर 139 भी आपका इसी में ही आ जाएगा। 158 कहाँ आएगा, इस 160 के अंदर आएगा, है ना। फिर 170 देखो, अब 170 में, हाँ 170 तो इसके अंदर आएगा। फिर 175 है, 175 कहाँ आएगा, ये भी यहीं पे ही आएगा। फिर 188 किस पे आएगा, इसमें आएगा। और फिर लास्ट में 163 है, 163 आपका इसमें मान लो
वैसे तो यहाँ ऐसा कोई नंबर नहीं आया, मान लो 140 आता है इस, तो आप सोचते 140 यहाँ आएगा कि यहाँ आएगा, तो 140 ध्यान रखना 140 इसमें नहीं आएगा, इस वाले में आएगा, क्योंकि अगर मान लो 140 होता तो 140 इसमें क्यों नहीं आता, क्योंकि हमने इसमें 120 से 139 के लेने होते हैं, 140 यहाँ पे इंक्लूडेड नहीं होता है। अपर लिमिट कभी भी इंक्लूडेड नहीं होती है, अपर लोअर लिमिट हमेशा इंक्लूडेड होती है, बट अपर लिमिट इंक्लूडेड नहीं होती है, तो ये यहाँ इंक्लूड नहीं है, यहाँ पे इंक्लूड है। तो 140 अगर होता तो इधर आप टैली मार्क्स बनाओगे, ठीक है, समझ आ गया। अब आप इन टैली मार्क्स को काउंट करके यहाँ लिख लो। अगर मान लो टैली मार्क्स में भी अगर मान लो 4 आ जाते और फिर 5वां आता तो 5वीं लाइन मत लगाना, ऐसे कट लगाना होता है, ये तो आपको पता भी होगा। अब देखो इन्हें काउंट कर लो, 1, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है, इन्हें टोटल करके देख लेना, 10 आना चाहिए। अगर आ रहा है तभी ठीक है, अदरवाइज आपने कोई मिस्टेक किया है। तो 4 2 6 3 9 1 10, ठीक है। तो ऐसे करके आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रूव करना है दैट इफ कॉर्ड ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द कॉर्ड्स आर इक्वल। यानी कि आपको बोला है कि अगर कॉर्ड्स कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की क्या कर रही है, इक्वल एंगल्स बना रही है सेंटर्स पे, तो कॉर्ड आर इक्वल। अब इसमें बच्चे कुछ कुछ क्या करेंगे कि एक सर्कल जो आपके एनसीईआरटी के अंदर है, वो एक सर्कल के अंदर बोला जाता है कि अगर एंगल सेंटर पे इक्वल है तो कॉर्ड्स भी इक्वल होती है, वो एक सर्कल पे होती है। बट यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कॉर्ड जो है कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है, तो वहाँ वो वाली थ्योरम अलग है, ये वाली थ्योरम अलग है। अगर वो उस थ्योरम की बात करूँ मैं, तो उसमें सिर्फ एक सर्कल होता था और कॉर्ड मान लो ये एक ही सर्कल के अंदर 2 कॉर्ड बनानी होती थी, और उसमें आपको ये ऐसे क्वेश्चन में आता था कि ये कॉर्ड इसके इक्वल है और ये एंगल प्रूव करो कि ये इक्वल है, वो वाला क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन नहीं है, ये वाला अलग क्वेश्चन है। मैं अभी बताती हूँ, पहले मैं वो बताती हूँ कि अगर बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर्कल में अगर कॉर्ड इक्वल है या सेंटर के एंगल इक्वल है तो कॉर्ड इक्वल है, तब आप ये वाला क्वेश्चन समझ सकते हो। बट ये एक्चुअल में ये वाला क्वेश्चन नहीं दिया हुआ, तो इसमें तो आप इजीली क्या करते थे इस क्वेश्चन में कि आप इस ट्रायंगल को इसके कॉन्ग्रुएंट कर देते थे। कैसे, एक तो ये आपको एंगल इक्वल दिया हुआ है, ये वाला एंगल इक्वल दिया है ना, और दूसरा आपको रेडियस दिख रहा है, ये वाला रेडियस इसके इक्वल है, ये वाला रेडियस इसके इक्वल है, तो ये वाला कॉर्ड इसके इक्वल सीपीसीटी से हो ही जाएगा, है ना। तब ये वाला क्वेश्चन में एक सर्कल होता है, बट आपके क्वेश्चन में कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला, तो ये वाला मत समझ लेना क्वेश्चन, ये अलग है। जब एक ही सर्कल बोले तो फिर ये ऐसे एक ही सर्कल बनाना है, बट यहाँ पे आपको कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स बोला है, तो आपको कितने सर्कल बनाने पड़ेंगे इस क्वेश्चन में, आपको इसमें 2 सर्कल बनाने पड़ेंगे। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल का मतलब समझ गए, कॉन्ग्रुएंट सर्कल कब होंगे, जब इसकी रेडियस की क्या होगी, बराबर होगी, तो तभी कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनेंगे। तो मान लो ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, तो ये जितना एंगल सेंटर पे बना रहा है उतना ही एंगल सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो उतना ही एंगल अगर ये भी बना रहा हो, तो प्रूव करना है इस सेंटर पे एंगल जो बना है वो किसी ना किसी कॉर्ड को लेके बना होगा, है ना। ऐसे ये भी किसी ना किसी कॉर्ड को लेके बना होगा, तो आपको प्रूव करना है कि अगर ये एंगल इक्वल है तो ये कॉर्ड्स भी क्या होनी चाहिए, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है एक्चुअल में, 2 सर्कल है बनाने, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है, एक सर्कल नहीं बनाना। तो गिवन क्या है, सबसे पहले आपको 2 सर्कल, एक का सेंटर ओ मान लो, इसका ओ डैश मान लो, इसकी कॉर्ड को ए बी मान लो, इसकी कॉर्ड को मान लो सी डी मान लो, ठीक है। तो मैंने गिवन क्या है क्वेश्चन में, 2 सर्कल्स। अब 2 सर्कल में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है तो हैविंग सेम रेडियस है ना, सेम रेडियस, कॉन्ग्रुएंट है तो सेम रेडियस होंगी ना, यानी आर रेडियस है, एंड सेंटर दोनों के अलग अलग है। सेंटर जो है, एक का सेंटर ओ है और दूसरे का सेंटर मैंने ओ डैश मान लिया, ठीक है। और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इक्वल एंगल बना रहे सेंटर्स पे, यानी एंगल ए ओ बी और सी ओ डैश डी, एंगल ए ओ बी बराबर है किसके, सी ओ डैश डी के, ये आपको गिवन है। अब आपको प्रूफ क्या करना है इस क्वेश्चन में, आपको प्रूफ करना है ए बी कॉर्ड किसके इक्वल है, सी डी कॉर्ड के, ये आपको प्रूफ करना है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब प्रूफ करो, सबसे पहले कंस्ट्रक्शन तो कुछ करने की खास जरूरत नहीं है। तो प्रूफ में आपको क्या करना है, देखो इसमें भी कुछ नहीं है, ये इसके इक्वल प्रूफ करना है,
तो ये भी एक ट्राइंगल है, ये भी एक ट्राइंगल है, तो कॉन्ग्रेंट कर दो। कॉन्ग्रेंट से आपका ये सीपीसीटी से हो ही जाएगा इक्वल। इसमें भी सीपीसीटी लगा देते, इसमें भी सीपीसीटी लगा दो। देखो एक तो आपको दिख रहा है ये रेडियस से इक्वल है, तो ओ ए रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, ओ डैश सी के, है ना, क्योंकि दोनों की रेडियस सेम है। तो ओ ए रेडियस किसके इक्वल है, ओ डैश सी के। ऐसी इसकी ओ बी रेडियस किसके इक्वल है, इसकी ओ बी रेडियस किसके इक्वल है, इसकी ओ डैश डी के, है ना। ओ बी रेडियस किसके इक्वल है, ओ डी डैश के, सॉरी ओ डैश डी के, है ना। इक्वल रेडियस, इक्वल रेडियस। उसके बाद आपको तीसरी चीज़ भी गिवन है, ये सेंटर इसके इक्वल है। इसको एंगल 1 दे दो, इसको एंगल 2 दे दो। एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, ये भी गिवन है आपको क्वेश्चन में, है ना। तो ये देखो दो साइड और उनके बीच का एंगल, दो साइड और उनके बीच का एंगल इक्वल है, तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है। तो इसको नाम लिखने का तरीका मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का सिखाया ना। इसको फर्स्ट से अगर सेकंड पे रोटेट करोगे ए ओ बी, तो इसको भी फर्स्ट से सेकंड पे रोटेट करो सी ओ डैश डी। तो इसका नाम क्या है, ए ओ बी ट्राइंगल, और इसका नाम क्या पड़ेगा, सी ओ डैश डी ट्राइंगल। ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किससे, एस से दो साइड और उनके बीच का एंगल से, है ना। तो अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया, तो इसकी ए और बी यानी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स, तो इसका भी फर्स्ट एंड थर्ड वर्टेक्स लो, तो इसका ए बी इक्वल टू किसका हो जाएगा, सी डी, सी पी सी टी। और यही तो आपको प्रूव करना था, तो हैंस प्रूफ। तो सिंपल सा ही थ्योरम था ये भी, सर्कल चैप्टर में से। समझ आ गया। तो यहाँ पे दो सर्कल की बात हो रही है, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारा सेक्शन बी कंप्लीट होता है। सेक्शन सी को भी तो थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें से हम। तो रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। रेशनलाइज का मतलब जब भी रूट होता है ना नीचे, तो आपको रेशनलाइज करना होता है। रेशनलाइज का मतलब मैं बता देती हूँ आपको। देखो आपको गिवन है 3+√3+√2, तो ये रूट हटाना होता है डिनोमिनेटर में से, कभी भी नीचे डिनोमिनेटर में रूट में नहीं छोड़ना होता। तो रेशनलाइज हम इसमें देखो कभी कभी तो सिर्फ दो ही टर्म होती है, तो सिंपल हो जाता है। ये 3+√3 है, तो हम इसका कॉन्जुगेट लेते हैं 3 - √3 ऊपर नीचे, और फिर उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे। बट यहाँ पे तो 3 डिजिट है, 3 नंबर्स है ना, 3 टर्म्स है, तो 1 2 3 3 टर्म्स है यहाँ पे। अगर ये ऐसे होता ना 3√3+√2, तब ये दो ही टर्म होती, क्योंकि एक टर्म ये है कि क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो एक ही मानी जाती है ना, तब तो ये दो ही होती। तब तो ये प्लस है, तो इसको ऊपर नीचे माइनस से हम यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे। बट यहाँ पे 3 मानी जाएगी, 1 2 3, तो 3 वाले में ना 2 बार रेशनलाइज करना पड़ता है। तो आप इस क्वेश्चन में देखो तीनों को मैं एक साथ तो ले नहीं सकती, मैं क्या करूँगी, इन दोनों को ब्रैकेट में ले लेती हूँ और ये अलग कर देती हूँ, 3+√3+√2, है ना। अब इसमें क्या किया मैंने, इसे ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ये ए प्लस बी है, तो मुझे ए माइनस बी से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ए प्लस बी है कोई, तो उसका कॉन्जुगेट क्या होता है, उसका कॉन्जुगेट होता है ए माइनस बी, है ना। यानी कि अगर ये 3+√3 है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 - √3। ये याद रखना, ये √3 में प्लस है, तो रूट वाले में अगर मैं साइन चेंज कर दूँ तो कॉन्जुगेट बन जाएगा। क्लियर। तो मेरे को ए प्लस बी है, तो ये मेरे को ए माइनस बी लेना पड़ेगा, ये इसका कॉन्जुगेट ये बनाना पड़ेगा। तो ऊपर जो लिया वही नीचे लेना पड़ता है, जिस तरह से रेशनलाइज किया जाता है। तो जब भी 3 टर्म हो, तो आप किसी दो को ए मान लो और एक को बी मान लो, तो इसको ए ये बी, तो ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब यहाँ पे ऊपर वाला तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, एज इट इज आ जाएगा, है ना। ब्रैकेट हटा दो, ये -√2। अब ये क्योंकि ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, तो आइडेंटिटी क्या होती है, ए प्लस बी और ए माइनस बी की, ए प्लस बी और ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये ए क्या है, ये पूरा है ना, तो इस पे स्क्वायर पूरे पे स्क्वायर लगाना पड़ेगा, और ये बी √2 है, √2 पे स्क्वायर। अब आपको ऊपर तो एज इट इज लिखना है। अब ये देखो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अब इसे खोलोगे तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर से खुलेगा, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर भी सबको आता होगा, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, 2ab, है ना। तो इसका स्क्वायर यानी ए का स्क्वायर, फिर बी ए बी का स्क्वायर, फिर 2 × a × b, 2 × a × b। और ये तो √2 का स्क्वायर, किसी भी रूट पे स्क्वायर हो, याद रखना, किसी भी रूट पे स्क्वायर हो तो रूट हट जाता है। सेम रूट पे स्क्वायर है तो वो हट जाता है, तो √2 स्क्वायर है तो √2 आ जाएगा बस, और बाहर तो माइनस था। अब ये 3 का स्क्वायर, 3 × 3, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 का 2 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 को 3 से 9। √3 का स्क्वायर अभी मैंने बताया, √2 का स्क्वायर 2 है, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। और फिर ये देखो ये तीनों नंबर मल्टीप्लाई में, नंबर को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट के अंदर नहीं ले जा सकते हो नंबर को। तो 2 को तो सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करो, 2 3 6 एंड √3 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर को सिर्फ नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, रूट को एज इट इज़, एंड माइनस का 2। अब आपको दिख रहा है ये नंबर, ये नंबर, ये नंबर, बट ये रूट वाला टर्म है, रूट वाला टर्म तो अलग से लिख दो,
नंबर वाले जितने भी है वो प्लस कर दो, लाइक टर्म्स को प्लस माइनस कर सकते हो। 9 3 12 प्लस के और माइनस का 2, तो यानी 10 बचेगा, है ना। प्लस के प्लस करो, माइनस फिर माइनस कर दो, तो 9 3 12 माइनस 2 करो 10, एंड ये ऊपर एज इट इज। अब देखो, अब आपका ये सिंप्लीफाई तो हो गया डिनोमिनेटर, बट अभी भी ये नंबर और ये रूट बच रहा है, तो एक बार और स्लाइस करना पड़ेगा। अब की बार 10 + 6√3 के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। तो अगर यहाँ प्लस है तो मेरे को माइनस लेना पड़ेगा, अगर यहाँ प्लस है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। इसका कॉन्जुगेट क्या है, 10 + 6√3 का 10 - 6√3, उससे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब फिर से आइडेंटिटी बन जाएगी a + b a - b। अभी मैंने आपको बताया a + b a - b की आइडेंटिटी होती है a² - b²। तो फिर से इस पर आइडेंटिटी बनाओ, a का स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर, एंड b क्या है 6√3 का स्क्वायर। अब देखो ये पूरा जो ब्रैकेट है, अभी तक तो यहाँ तो सिर्फ 1 था ना इस साइड, जब हमने पहली बार किया था तो ये 1 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये एज इट इज आ गया था। बट अब ऐसा नहीं होगा, अब ये पूरा जो है ऊपर वाला इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करोगे, जब ये पूरा इस पूरे से मल्टीप्लाई करना है तो पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर √2 को माइनस का √2 है इसको इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, है ना, ध्यान से करना है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 3 को 10 से 30 हो जाएगा। 3 को 6√3 से कैसे करोगे, 3 को सिर्फ नंबर से करो मल्टीप्लाई, 3 6 18 और √3 एज इट इज आ जाएगा, और बाहर माइनस और ये प्लस, तो माइनस का साइन लगाना है। अब √3 को 10 से नहीं कर सकते हो क्योंकि ये 10 है और ये रूट है, तो 10 बाहर आ जाएगा और √3 एज इट इज, ठीक है, ये प्लस 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 का साइन। अब देखो √3 को 6√3 से कैसे मल्टीप्लाई करोगे, 6 तो यहाँ पे आगे कुछ नहीं है यानी इसके आगे 1 है, तो 6 तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 6 1 जा 6, और रूट से मल्टीप्लाई होगा। जैसे मैंने बताया ना, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं रूट एज इट इज़, ऐसे ही रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं और ये एज इट इज़ आ जाएगा 6 एज इट इज़। √3 दो सेम रूट है, तो जब भी सेम रूट है तो वो अभी बताया ना, या तो √3 पे स्क्वायर लगा दो तो वो 3 होता है, या √3 को √3 से मल्टीप्लाई करो तब भी ये 3 आ जाएगा, है ना। और देखो ये प्लस और ये माइनस है तो इसलिए माइनस का साइन, तो ध्यान साइन भी ध्यान रखना है। अब इसको इससे कैसे करोगे, ये नंबर है ये रूट है तो ये 10 एज इट इज आ जाएगा, √2 भी एज इट इज, ये माइनस ये प्लस तो माइनस, फिर ऐसे ये माइनस माइनस, दो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं मल्टीप्लाई में। अब ये देखो रूट को सिर्फ रूट से मल्टीप्लाई करो, √2 √3 से मल्टीप्लाई करो, √6 रूट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, √2 √3 से मल्टीप्लाई रूट के अंदर लिख दो 6, और ये एज इट इज आ जाएगा। 10 का स्क्वायर मतलब 10 × 10 100, 6 √3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर करो 36 और √3 का भी स्क्वायर करो, तो पहले 6 का स्क्वायर करो 36 और √3 का स्क्वायर करोगे 3 आएगा, फिर ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अब 36 × 3 108, 100 - 108। अब ये देखो लाइक टर्म से प्लस माइनस होगी, तो ये 30 इससे माइनस हो सकता है, ये 18 है ना, 6 3 18, तो नंबर से माइनस करो, 30 - 18 कितना आ जाएगा 12, प्लस का ना, प्लस का बड़ा है। फिर √3 वाला √3 से प्लस माइनस होगा, तो ये 18 और 10। अब देखो माइनस प्लस कैसे करते हैं, आगे वाले नंबर को सिर्फ आगे वाले से माइनस करना, और ये √3 जो है ना ये एक ही बार लिख देना है। तो 18 10 8 माइनस करोगे तो 8 आएगा, और 8 √3 एज इट इज आ जाएगा, और फिर ये जो बड़ा है इसमें से ये माइनस का बड़ा है ना, तो माइनस का साइन आ जाएगा। सेम ऐसी इन ये √2 वाला टर्म तो एक ही है तो ये ऐसे ही आ जाएगा, ये भी 6 √6 वाला टर्म है तो ये भी ऐसे ही आ जाएगा, साइन जैसा है वैसा ही रहेगा। अब देखो ये सब नंबर्स जो आए हैं आपके नीचे कितना है, ये प्लस माइनस करोगे -8 आएगा ना, 100 - 108 8 आएगा, और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि ये बड़ा है। अब ये माइनस का आया, अब देखो इन सब में से 2 कॉमन निकल सकता है ना, तो आप 2 बाहर ले लो, तो 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा तो 5√2, 2 4 जा 8, 4√3, एंड इस 2 3 जा 6 √6, और 2 से फिर ये कट जाएगा लास्ट में, 2 से इसे काट दो, 2 1 जा, क्योंकि मल्टीप्लाई है में आ गया ना, पहले ही ये सब नहीं कट सकते 8 से, बट अब ये मल्टीप्लाई में आ गया 2 तो ये कट जाएगा अब, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। अब आप चाहो ना इसको, अभी तो मैंने क्या करा था, शुरू के 2 को a मान लिया प्लस b, अब मैं इसको एक और तरीके से कर सकती हूँ, वो आप फिर खुद अपने आप भी करके देख लेना। अब मैं क्या कर सकती हूँ, अब मैं इन तीनों में से इसको अकेला रखूँगी, और इसको, ये सेकंड मेथड है तो चाहे आप उस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो। अब मैं पीछे इन लास्ट के 2 को b मान लूँगी, है ना, ऐसे भी कर सकती हूँ। तो यहाँ पे मैंने अब की बार इसको अलग किया, इसको इकट्ठा ले लिया, तो ऐसे भी कर सकते हो आप चाहो तो। ये अब ये a है, ये प्लस ये b है पूरा, तो अब मैं a + b है तो
प्लस की जगह यहाँ माइनस ऊपर नीचे लूँगी कॉन्जुगेट बनाने के लिए, है ना। तो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब ये ए है और ये बी है, तो ए का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, और ये पूरा बी है तो बी का ये पूरे का स्क्वायर। एंड ये 1 से तो एज इट इज़, तो ये बाहर माइनस है तो इसके अंदर के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। ठीक है। अब ये बी 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, बट ये कैसे खोलोगे, इसका होल स्क्वायर है तो ए का स्क्वायर बी का, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर 2 इंटू ए इंटू बी, है ना, 2 इंटू ए इंटू बी, 2ab। अब ये √3 का स्क्वायर तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा, और 2 तो अकेला नंबर है, रूट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, √3 √2 से होगा तो √6, 2√6 हो जाएगा। अब आपका ये सॉल्व कर लो, ये 9 माइनस ये 5 है ना, 3 और 2 5, ये इसके साथ प्लस नहीं होगा क्योंकि ये रूट वाला है, तो 3 2 5, 9 में से 5 माइनस करो 4, एंड ये एज इट इज़ बाहर माइनस है तो ध्यान रखना ये माइनस का बचेगा। 9 माइनस 5 और माइनस 2√6, एंड ये एज इट इज़। फिर अब देखो ये नीचे फिर से एक रूट बचा हुआ है तो इसको फिर से रेशनलाइज करोगे, तो ये माइनस है तो ये ऊपर नीचे प्लस हो जाएगा, है ना। फिर से वही ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, एंड ये पूरा कैसे मल्टीप्लाई करोगे इसको, जैसे भी बताया था मैंने, पहले 3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, फिर √3 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, √2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई करो, एंड इस पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, 4 6 या 24, एंड सबको जैसे कैलकुलेशंस मल्टीप्लाई करना सिखाया वो सब कर लेना। तो इससे आपका 16 माइनस 24 आ जाएगा, और लाइक टर्म से प्लस माइनस कर लेना 12, एंड ये किससे होगा, ये आपका, अच्छा ये भी ध्यान रखना, ये √18 आया था ना, तो √18 के प्राइम फैक्टर कर लो, 18 के प्राइम फैक्टर 2 9 सा 3 3 सा 3 1 सा। आपको पता है √18 है अगर, तो √18 में 3 2 बार आया और 2 1 बार आया, तो 3 पेयर में है ना, तो 3 तो बाहर आ गया और √2 आ जाएगा। सिंगल में है तो वो रूट में ही रहता है ना, हीरोन फॉर्मूला में भी सिखाया था आपको। तो ये 3√2 बन जाएगा, √18 की जगह 3√2। सेम ऐसे ये √12 है तो इसको भी कर लेना, 2√3 आ जाएगा। ओके। अब ये लाइक टर्म तो ये अकेला ही है, ये इसके जैसा भी कोई नहीं है, इसके जैसा ये है 4√3 माइनस का, और माइनस का 4√3, तो माइनस का 8√3, 2 3 6√2 और माइनस का 4√2, तो 10√2 माइनस का आ जाएगा। माइनस लाइक टर्म्स है ना, ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, एंड अब ये कट नहीं रहा इनसे, तो इसमें कॉमन ले लो 2, और इसका ये जो नीचे वाला माइनस है मैंने ऊपर शिफ्ट कर दिया, और फिर अंदर ये 2 6 जा 2 3 जा 2 4 जा 2 5 जा, और फिर ये 2 से ये कट गया तो -1/4, और साथ में ये आ जाएगा। तो ऐसे करके आपको सेम ही आंसर आएगा दोनों तरीके से, तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हो इसको। देखो दोनों के आंसर सेम ही आ रहे हैं ना, पहले भी यही वाला आया था आंसर और अब भी यही आ रहा है। ओके, तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना है। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर QP पैरेलल टू ML फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये मैंने पहले भी कराया हुआ क्वेश्चन, इससे जो प्रीवियस DOE वाला सैम्पल पेपर था उसमें भी था ये क्वेश्चन, और इम्पॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे देखो ये QP बोला है LM के पैरेलल है, और ये 15 ये 15 और ये 35 दिया, और ये x निकालना है आपको। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पैरेलल इसके है, अब मुझे ये पूरा 35 दिया है और ये x दिया है, मुझे x निकालना है। तो ये हमें ना एक कुछ कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी, ये पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, ए से एक पैरेलल लाइन AX खींचेंगे जो कि PQ के पैरेलल, ले लो AX PQ पैरेलल, ये कंस्ट्रक्शन कर लेनी है, ये आपको गिवन है, ये इसके पैरेलल गिवन है। तो मैंने कंस्ट्रक्शन की AX PQ के पैरेलल खींच दिया, और BY जो है LM के पैरेलल खींच दिया। अच्छा ये अगर इसके पैरेलल है और ये इसके पैरेलल है, और ये भी आपस में पैरेलल है, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल नहीं हो जाएगी, तो ये इसके पैरेलल हो जाएगी, है ना। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं PQ और AX पैरेलल लाइन को लेती हूँ, तो मेरे को पता है कि ये कोई भी पैरेलल लाइन में अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन ऐसे जा रही है, तो ये इधर वाला एंगल इधर वाले लाइन के पैरेलल लाइन के अंदर अंदर एक एंगल इधर है, ये एंगल इधर है, ये एंगल इधर, ये एंगल इधर, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं। तो एंगल इस 35 को मैंने 1 और 2 में डिवाइड कर दिया, ये एंगल 1 है, ये एंगल 2, तो एंगल 1 15 के बराबर हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर। सेम ऐसी एंगल 2 इधर वाले एंगल 3 के बराबर हो जाएगा, ये भी अल्टरनेट बना रहा है ना, ये भी तो आपस में पैरेलल है। तो हमें पता है 1 आ गया मेरा कितना 15। अब ये 2 कैसे आएगा, देखो पूरा 35 है, और 1 पूरे में से अगर मैं 1 हटा दूँ तो 2 आ जाएगा, तो 35 माइनस 15 20 डिग्री आ जाएगा 2। अब ये 2 किसके बराबर है, 3 के, ये भी अल्टरनेट बना रहा है ना, ये पैरेलल लाइन है, तो ये भी 20 आ जाएगा 3। 4 किसके साथ अल्टरनेट बना रहा है, 10 के साथ, तो 4 10 आ जाएगा। और x किससे बना, इन दोनों के एंगल 3 और 4 से,
तो एंगल 3 आ गया, एंगल 4 भी 10 आ गया, एक्स 3 4 तो 20 + 10 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इसी का चॉइस वाला क्वेश्चन है 27 का। यहाँ पे हमको बोला है कि प्रूफ करो